नमस्कार दोस्तों, इकोनॉमिक्स क्लास में आपका स्वागत है। मेरा नाम है चैन सिंह और आज हम पढ़ने वाले हैं सीमांत प्रतिस्थापन दर। और इसके बाद हम बात करेंगे जो कल हमने पढ़ा हुआ है तटस्थता वक्र की विशेषताएं जो रह गई थी अभी, वो भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी महत्वपूर्ण सीमांत प्रतिस्थापन दर है। और पहले हम सीमांत प्रतिस्थापन दर को क्यों समझ रहे हैं, क्योंकि सीमांत प्रतिस्थापन दर के आधार पर ही हमने तटस्थता वक्र या फिर अनाधिमान वक्र या फिर जिसे हम उदासीनता वक्र भी कहते हैं उसको समझा हुआ है। तो एक नज़र यदि हम डालें कि तटस्थता वक्र क्या था, तो हमने क्या पढ़ा था कि तटस्थता वक्र वह वक्र होता है जो दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित करता है जिनसे कि उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। और ये जो संयोग होते हैं विनिमय योग होते हैं। इनमें से यदि उपभोक्ता किसी एक संयोग का चयन करता है, चुनाव करता है, तो बाकी के प्रति वह उदासीन रहता है, तटस्थ रहता है। इसलिए इसको तटस्थता वक्र कहते हैं, क्योंकि उन्हीं संयोगों को हम ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। ये हमने समझा हुआ है। आज हमें समझना है सीमांत प्रतिस्थापन दर। तो सीमांत प्रतिस्थापन दर होती क्या है? ये एक रेट को बताती है, एक दर को बताती है। इंग्लिश में दर को क्या कहते हैं? रेट कहते हैं। अब समझिए जरा, सीमांत प्रतिस्थापन दर वह दर जिस पर एक उपभोक्ता एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु की इकाइयों का त्याग करने को तत्पर होता है। एक तो ये समझ में आ रहा है कि दो वस्तुओं का उपभोग कर रहा है। यदि एक वस्तु की वृद्धि करता है तो दूसरी वस्तु का वह त्याग करता है। मतलब कि उसकी जो आय है वो हमें सीमित मान के चलना है। किस प्रकार से? उपभोक्ता की आय सीमित रहेगी और वस्तु की जो इकाइयां हैं उनमें क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। किस प्रकार से? एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई, मतलब एक वस्तु की इकाइयों में तो वृद्धि कर रहा है, तो प्राप्त करने के लिए, मतलब जिस वस्तु की इकाइयों में वृद्धि कर रहा है उसे प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु की इकाइयों का त्याग करने को तत्पर रहता है। मतलब दूसरी वस्तु की इकाइयों का त्याग करना पड़ेगा, तब जाके उसको जिसमें वृद्धि करना चाहता है उसकी इकाइयों में वृद्धि होगी, क्योंकि उसकी आय सीमित है। अब आय जैसे कि मैं मान के चलूँ 20 रुपये है और 20 रुपये में मैं दो वस्तुओं का उपभोग कर रहा हूँ। जैसे कि एक वस्तु मान लेता हूँ x और दूसरी वस्तु मान लेता हूँ y। ये हो गया हमारा x वस्तु और ये हो गया y। अब इन पर यदि मैं 20 रुपये खर्च कर रहा हूँ तो इनकी कीमत और जो कीमत है वो अलग है, और जो हमारी आय है वो क्या है? सीमित है। आय क्या रखना है? सीमित। मतलब हमने मान लिया 20 रुपये। और यदि हम एक उदाहरण लें, जैसे कि x इकाई, x वस्तु की इकाई की कीमत हम मान लेके चलें 2 रुपये है। कितनी है? 2 रुपये। और y वस्तु की इकाई की कीमत 1 रुपये है। कितनी है? 1 रुपये। यानी कि यदि मैं इसकी एक इकाई बढ़ाऊंगा तो इसकी कितनी इकाइयां जाएंगी? 2 इकाइयां जाएंगी। जैसे कि मान के चलूं अभी मैं उपयोग में कर रहा हूं, एक इकाई इसकी ले रहा हूं और 20 इकाइयां इसकी ले रहा हूं, तो इस पर तो वह 20 रुपये खर्च कर रहा है, इस पर कर रहा है 2 रुपये। एक इकाई का कितना जा रहा है? 2 रुपये। और यदि मैं यहाँ पर 2 इकाइयां करूंगा तो मतलब कितना खर्च कर रहा है? 4। इस पर कितना हो गया फिर? 4। तो इसकी 4 रुपये इस पे आ रहे हैं, मतलब कि 2 रुपये इसके जाएंगे तब जाके इसकी एक इकाई बढ़ेगी। तो एक वस्तु की इकाई में वृद्धि करने के लिए दूसरी वस्तु की इकाइयां त्यागेगा वो, तब जाके उसमें वृद्धि होगी। टेबल दी है उसके द्वारा समझें तो और आसानी से हमें समझ में आएगा। यहाँ मैंने संयोग ले लिए हैं। पहले नंबर पर क्या है? संयोग A B C D, ये 4 संयोग लिए हैं। उसके बाद 2 वस्तुएं ले ली, एक वस्तु x और दूसरी वस्तु y। और यहाँ पर ले ली है सीमांत प्रतिस्थापन दर, जो मैं आगे समझने वाले हैं। हम समझेंगे कि क्या होती है। अभी सिर्फ टेबल यहाँ पर हमें ध्यान देना है, वहां नहीं जाना। जैसे कि ये 4 संयोग हैं। वस्तु x की देखिए, पहला जो संयोग है संयोग A, आप इस पर ध्यान देंगे तो यहाँ पर वस्तु x की एक इकाई ले रहा है, मतलब कि इकाइयों की संख्या कितनी है? 1। और यदि वस्तु y है जिसकी 20 इकाइयों का उपभोग कर रहा है। अब यहाँ पर यदि हम, जैसे हमने कल उदाहरण लिया था आम और केले का, उसके द्वारा समझें तो x को यदि हम आम मान लें और इसको हम मान लेते हैं केले, तो इसका मतलब क्या हुआ? एक आम ले रहा है और 20 केले ले रहा है। तो केले की जो संख्या है 20 है, मतलब कि इकाइयां 20 हैं, और एक आम ले रहा है मतलब कि इकाई 1 है। तो ये तो पहला संयोग हो गया। और अब
यदि वह इसमें परिवर्तन करना चाहता है, आय को स्थिर रखकर, आय में कोई परिवर्तन नहीं कर रहा है, यदि आय में परिवर्तन करेगा तो फिर एक्स पर वह खर्च करके इसकी इकाइयां बढ़ा सकता है, इसको स्थिर रख सकता है, या फिर इसकी इकाइयां बढ़ा सकता है, इसको स्थिर रख सकता है। तो आय को तो वह स्थिर रख रहा है, क्या रख रहा है, सीमित रख रहा है। तो आय सीमित है, यदि उसको इसमें परिवर्तन करना है, इसकी इकाइयों में, जैसे अभी वह एक का उपयोग कर रहा है, उसके दो इस्तेमाल लेना है, यानी दो इकाइयां, एक इकाई बढ़ाना है, बढ़ाकर दो करनी है, तो यहाँ पर वह कुछ त्याग करेगा, कुछ इकाइयों का त्याग करेगा इस वस्तु की, तब जाके इस वस्तु की खरीद पाएगा, क्योंकि आय तो सीमित है, आय में वृद्धि नहीं कर रहा है। तो जैसे एक इकाई उसने यहाँ पर बढ़ा दी, प्लस एक कर दिया तो कितना हो गया, 2, तो यहाँ पर उसने त्याग कर दिया है, कितना, 20 था तो कितना हो गया, 15, ये घटकर कितना हो गया, 15, तो कमी कितने की हुई, 5 इकाइयों की, यहाँ वृद्धि कितने की हुई, 1 इकाई की, मतलब 1 इकाई की तुलना में 5 इकाइयों का उसने त्याग किया है, तब जाके 1 इकाई उसको प्राप्त हुई है। तो परिभाषा का मतलब बस यही है कि सीमांत प्रतिस्थापन दर वह दर होती है जिस पर एक उपभोक्ता एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु की इकाइयों का त्याग करने को तत्पर होता है। ये तो हमारी परिभाषा हो गई। अब हम बुक्स में जो परिभाषाएं दी हुई हैं अर्थशास्त्रियों के द्वारा, उनको और समझ लें। ये प्रोफेसर हिक्स के द्वारा देखिए क्या परिभाषा है, हम x की y के लिए सीमांत प्रतिस्थापन दर को y की उस मात्रा से परिभाषित कर सकते हैं। किस मात्रा से, जरा समझिए, पहले क्या बोला है उन्होंने, x की y के लिए सीमांत प्रतिस्थापन दर, यानी y के लिए सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या होगी, उसको हम परिभाषित कर सकते हैं किस प्रकार से, जो उपभोक्ता की x की सीमांत इकाई ना मिलने की हानि को पूरा करती है। मतलब x वस्तु की इकाइयों में यदि वृद्धि करना चाह रहा है तो जो इकाई उसे अभी नहीं मिल रही है, मतलब हानि हो रही है, जो नहीं मिल रही है मतलब हानि हो रही है, तो उस हानि को पूरा करती हैं। x वस्तु की जो वस्तुएं इकाइयां त्याग दी जाती हैं वो क्या करती हैं, x वस्तु की हानि को पूरा करती हैं। y वस्तु की त्यागी गई इकाइयां x वस्तु की हानि को पूरा करती हैं, तो उसे हम सीमांत प्रतिस्थापन दर कहते हैं। प्रोफेसर मेयर्स के शब्दों में समझें, x की y के लिए सीमांत प्रतिस्थापन दर y की वह इकाइयां हैं, क्या हैं, y की वह इकाइयां हैं जिनके लिए x की एक इकाई स्थानापन्न हुई है, मतलब जिनका उन्होंने त्याग किया है उसके लिए एक इकाई बढ़ाई है x की, वह उसकी सीमांत प्रतिस्थापन दर होती है। तो जो उनकी दर है, कितनी इकाइयां, मतलब एक इकाई के लिए कितनी इकाइयों का त्याग किया है, 5, तो ये दर हुई, मतलब एक रेट है कि एक इकाई के लिए 5 इकाई आपको देना पड़ेगा, मतलब एक इकाई की तुलना में 5 इकाइयों का उसने त्याग किया है। अब इसका जरा फॉर्मूला देखें, फॉर्मूला क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो इसको लिखते हैं डेल्टा माइनस बाय बटे डेल्टा एक्स। तो यहां से हम क्या समझते हैं, जिस वस्तु की इकाइयों में कमी की गई है उसको ऊपर रखना है और उसको भाग दे देना है किससे, जिस वस्तु की इकाइयों में वृद्धि की गई है, तो हमें निकल के आ जाती है फिर सीमांत प्रतिस्थापन दर। मतलब कि एक अनुपात निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, अनुपात निकल के आएगा। किस प्रकार का, सीमांत प्रतिस्थापन दर बराबर है किसके, y वस्तु की मात्रा में जो कमी हुई है उसको हम भाग कर देंगे x वस्तु की मात्रा में जो वृद्धि हुई है उससे, तो उसका अनुपात निकल के आ जाएगा और वही होगी सीमांत प्रतिस्थापन दर। अब यहां समझ लें, पहले उस पर देखिए जो हमारा संयोग है, संयोग A, इस पर हमने स्टार्ट किया है, एक इकाई ली है x वस्तु की और 20 इकाइयां ली हैं y वस्तु की। मतलब इसके बाद अभी उपभोक्ता ये क्या कर रहा है, उपभोग कर रहा है। इसके बाद यदि जो संयोग है उसमें परिवर्तन करना चाहता है, मतलब कि इकाइयों में क्या करना चाहता है, परिवर्तन करना चाहता है आय को स्थिर रखकर। अब देखिए जैसे एक की जगह वह 2 उपयोग करना चाहता है, 2 इकाइयों का, तो यहाँ पर y वस्तु की कुछ इकाइयां उसको त्यागनी पड़ेंगी, छोड़नी पड़ेंगी, तब जाके एक इकाई में इसकी वृद्धि होगी। तो यहाँ पर उसने 5 इकाइयों का त्याग कर दिया, तो कितनी बची, 15, और यहाँ पर हो गई हैं 2, तो ये हमारा हो गया दूसरा संयोग। और यहाँ पर देखिए जब तीसरी इकाई बढ़ाई, मतलब 3 इकाइयां उसने उपयोग की किसकी, x वस्तु की,
और बाह्य वस्तु की फिर कितनी बची हैं 11। तो यहाँ पर भी कुछ त्याग दिया उसने, 4 इकाइयाँ त्याग दी हैं। अब ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उपभोक्ता को दोनों वस्तुओं का उपभोग करना है। क्या करना है? दोनों वस्तुओं का उपभोग करना है। और यदि वह एक ही दर से त्याग करता जाएगा तो फिर क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा कि एक वस्तु पर शून्य हो जाएगा। शून्य हो जाएगा मतलब कि सिर्फ एक ही वस्तु का उपभोग कर रहा है, तो फिर ये सीमांत प्रतिस्थापन दर भी गलत हो जाएगी, हमारा तटस्थता वक्र भी गलत हो जाएगा। तो हमें जो सीमांत उपयोगिता दर प्राप्त होती है ये कैसी होती है? घटती हुई। तो जो घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन दर का सिद्धांत है वो बस यही है। उसको जरा सा हम किस में समझ लें? परिभाषा में समझ लें। जो बुक में परिभाषा दी है वो देखिए क्या परिभाषा दी है। घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन दर का सिद्धांत, माना कि हम दो वस्तुएं x तथा y की एक दी हुई मात्रा से प्रारंभ करते हैं। दी हुई मात्रा क्या कर ली हमने? x वस्तु की 1 इकाई, y वस्तु की 20 इकाइयाँ, ये दी हुई है। इस पर हमने सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या मान ली है? 0 मान ली है। इसके बाद और x की मात्रा में वृद्धि व y की मात्रा में कमी इस प्रकार करते जाते हैं कि उपभोक्ता की स्थिति ना तो पहले से अच्छी होती है और ना ही बुरी, मतलब उपभोक्ता संतुष्ट होता है। तब y की मात्रा जो कि x की दूसरी इकाई अतिरिक्त की प्रतिक्रिया में घटाई जाती है। दूसरे शब्दों में जितना कि अधिक x y के लिए प्रतिस्थापित की जाती है उतनी ही x कि y के लिए सीमांत प्रतिस्थापन की दर घटती जाती है। मतलब पहले जैसे 5 इकाइयाँ त्याग दी हैं उसने, तो उसके बाद फिर कितनी त्यागी हैं? 4। और उसके बाद देखिए अगला जो हमारा संयोग है चौथा वाला, जिस पे चौथी इकाई की यदि 4 इकाइयों का उपभोग करता है वह x वस्तु की, तो फिर y वस्तु की इकाइयाँ जो रह जाती हैं वह कितनी रह जाती हैं? 8। और इस पर जो कमी हुई है वो 8 इकाई की, पहले 11 कर रहा था, 8 बची, मतलब 3 इकाइयाँ त्याग दी। तो सीमांत प्रतिस्थापन दर कितनी निकल कर आई? 3:1। अब ये अनुपात नहीं समझ में आया तो इस प्रकार से कर लीजिए, जैसे कि पहले 5 इकाइयाँ त्यागी हैं y वस्तु की, तो उसको ऊपर रखना है। तो ये हो गया यहाँ पर 5 और भाग किससे देना है? 1 से, तो ये 5 ही आएगा। लेकिन इसको अनुपात में लिखना है, तो क्या लिख दिया हमने? 5:1। और दूसरे पर देखिए 4 इकाइयाँ त्यागी हैं, एक इकाई बढ़ाई है x की, तो 4:1 हो गया। और तीसरा हो गया 3:1, क्योंकि 3 इकाइयों का त्याग किया है। मतलब घटती दर से वह दूसरी वस्तुओं का जो इकाइयाँ, दूसरी वस्तु की जो इकाइयाँ हैं उनका त्याग करता है यदि एक वस्तु की इकाई को वह बढ़ाना चाहता है तो ये हो गई सीमांत प्रतिस्थापन दर। अब आप सोचेंगे हम सीमांत प्रतिस्थापन दर क्यों देख रहे हैं? क्योंकि ये तटस्थता वक्र इसी के आधार पर है। जो कल हमने तटस्थता वक्र पढ़ा हुआ था, क्या था? ये इस प्रकार से था, ये 0 हो गया, ये x है और ये y है। तो ये किस प्रकार से दिखाता है? इस प्रकार से। तो ये ऐसा क्यों होता है? ये होता है सीमांत प्रतिस्थापन दर के कारण। ये इस प्रकार से क्यों बनता है? ये सीमांत प्रतिस्थापन दर के कारण बनता है। क्यों बनता है? जैसे हमने सीमांत उपयोगिता पढ़ा हुआ है, जो पहले हमने क्लास ली है, जिनमें हमने जो गोसेन के 2 नियम पढ़े हुए हैं, एक उपयोगिता ह्रास नियम पढ़ा हुआ है और दूसरा सम सीमांत उपयोगिता नियम पढ़ा हुआ है। अब उपयोगिता ह्रास नियम और सम सीमांत उपयोगिता नियम दोनों में हमने किसके आधार पर उपभोक्ता का संतुलन देखा? सीमांत उपयोगिता के आधार पर। लेकिन जो एलन और हिक्स हैं, जो अर्थशास्त्री हैं, वो क्या कहते हैं कि जो सीमांत उपयोगिता है वह गलत है, उसको हम सही नहीं मान सकते। क्योंकि जो मार्शल हैं, वो भी एक अर्थशास्त्री हैं, वो क्या मान के चलते हैं कि जो सीमांत उपयोगिता होती है वह घटती हुई होती है। कि जैसे हमने एक उदाहरण लिया था, हम यदि भूखे हैं और खाना खाएंगे तो पहली रोटी पर सबसे अधिक उपयोगिता मिलेगी, दूसरी रोटी पर कम मिलेगी, तीसरी रोटी पर और कम मिलेगी, चौथी रोटी पर और कम मिलेगी। वो क्या होती है? घटती हुई होती है। तो वो बोलते हैं घटती हुई है, ये तो हम मानते हैं, लेकिन सीमांत उपयोगिता लेकर चलेंगे तो वो गलत हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसका कोई ठिकाना नहीं है कि कितनी है, ना ही हम उसका मेजरमेंट कर सकते हैं। और आपने जो मुद्रा रूपी पैमाना दिया है उसे मापने का, वो भी हम सही नहीं कह सकते, क्योंकि मुद्रा तो खुद अपना मूल्य परिवर्तित करती रहती है। लेकिन उसकी जगह पर सीमांत प्रतिस्थापन दर को हम ले सकते हैं। किस प्रकार से? क्योंकि इसमें उपभोक्ता क्या करता है? एक वस्तु की 1 इकाई बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु की कुछ इकाइयाँ कम करेगा, उन्हें त्यागेगा।
तो उसकी जो दर है उसे हम सीमांत प्रतिस्थापन दर कह सकते हैं। तो सीमांत प्रतिस्थापन दर वही काम करती है जो सीमांत उपयोगिता करती है। तो गणनावाचक दृष्टिकोण में हमने सीमांत उपयोगिता को पढ़ा और क्रमवाचक दृष्टिकोण में हम किसको पढ़ रहे हैं? सीमांत प्रतिस्थापन दर को। तो ये तो हो गई हमारी सीमांत प्रतिस्थापन दर। इसी के आधार पर हमारा जो तटस्थता वक्र था वो बना हुआ। कल हमने संयोग लिए थे किस प्रकार से, जैसे छठे संयोग पर लिया था 6 इकाइयां वह y वस्तु की लेता है और 1 इकाई लेता है x वस्तु की 1 इकाई, तब ये संयोग बना था। और 3 इकाइयां लेता है वह किसकी? y वस्तु की, और 2 इकाइयां लेता है किसकी? x वस्तु की। तो इस प्रकार से पॉइंट किया था। और 2 इकाइयां लेता है जब y वस्तु की, तो 3 इकाइयां लेता है किसकी? x वस्तु की। तो ये जो हमारे पॉइंट निकल के आए थे, और ये पॉइंट क्या थे? संयोग थे दो वस्तुओं के। किस प्रकार से? जिन पर की उपभोक्ता समान संतुष्टि प्राप्त कर रहा था। तो इन बिंदुओं का मतलब क्या था? उपभोक्ता समान संतुष्टि प्राप्त करता है तो ये ग्राफ बन के आता है। जब उन बिंदुओं को हम एक ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं तो उसे तटस्थता वक्र कहते हैं। तटस्थता वक्र की परिभाषा भी यही देखी थी जो सबसे पहले हमने बात की कि तटस्थता वक्र दो वस्तुओं या दो से अधिक वस्तुओं के उन संयोगों को प्रदर्शित करता है जिनसे उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। और जब उपभोक्ता किसी एक संयोग का चुनाव करता है तो बाकी के प्रति उदासीन हो जाता है। और उन जब बिंदुओं को, संयोगों के बिंदुओं को हम ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं तो उसको तटस्थता वक्र कहते हैं। ये इसकी परिभाषा थी। अब इसकी विशेषताएं देख लें कि तटस्थता वक्र की विशेषताएं क्या क्या हैं। ये भी बहुत जरूरी हैं और परीक्षा में पूछी भी जाती हैं। तो पहली विशेषता है तटस्थता वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर झुकता है। तो ये तो हो गया ग्राफ का हमारा बायां भाग, और ये वाला हो गया दायां भाग। अब इसमें देखिए ग्राफ में जो पॉइंट है हमारा, तटस्थता वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर झुकता है। तो ये हमें इसमें लिखना है कि जो तटस्थता वक्र बनता है जो कि दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को दिखाता है वो बाएं से दाएं की ओर झुकता हुआ होता है, क्योंकि उपभोक्ता यदि एक वस्तु की इकाइयों में वृद्धि करता है तो दूसरी वस्तु की जो इकाइयां हैं उनको त्यागना पड़ता है। इस कारण से ये बाएं से दाएं नीचे की ओर झुका हुआ होता है। दूसरा बिंदु देखिए, तटस्थता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होते हैं। उन्नतोदर मतलब कि ये जो आप देख रहे हैं ना तीर जैसा बन रहा है, जो तीर जैसा इसमें घुमाव है ये होता है। ये क्यों होता है? यदि हम कोई भी जो ग्राफ अभी तक बनाते देखते हुए आ रहे थे वो इस प्रकार से सीधा बनता है या फिर ऐसा बन जाता है। तो ये क्या है? जैसे हमने ये ग्राफ बनाया, ये यहाँ समझिए, ये ग्राफ हमने समझे या तो ऐसा बनेगा या फिर इस प्रकार से बनेगा, ये ऐसा जो विभिन्न संयोग होंगे इस प्रकार से बनेगा या फिर ऐसा बनेगा। तो लेकिन जो तटस्थता वक्र होता है वो कैसा होता है? ये जो घुमाव आ रहा है इसमें तीर जैसा, ये होता है उन्नतोदर। उन्नतोदर ये क्यों होता है? ये होता है सीमांत प्रतिस्थापन दर के कारण। किस प्रकार से? क्योंकि जो उपभोक्ता रहता है यदि वह एक वस्तु की इकाई में वृद्धि करना चाहता है तो दूसरी वस्तु की जो इकाइयां रहती हैं उनको त्यागना पड़ता है, और जो त्याग करता है वह घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन दर से करता है। घटती हुई मतलब कि पहले जैसे 5 इकाइयों का त्याग कर दिया, उसके बाद 4 इकाइयों का, उसके बाद 3 इकाइयों का। ये जो दर है ये कैसी है? घटती हुई है। और इसी कारण से ये जो ग्राफ बनता है वह उन्नतोदर होता है मूल बिंदु की तरफ। तो ये इसके डिस्क्रिप्शन में लिखना है। आगे आ जाइए। तटस्थता वक्र कभी एक दूसरे को नहीं काटते हैं, कभी भी ये एक दूसरे को नहीं काटेंगे। जब हम जैसे कि ये तो हमने लिए थे किसके? समान संतुष्टि के जो संयोग थे उनके बिंदु लिए थे। अब जो इनमें यदि संतुष्टि में वृद्धि है तो अगला जो तटस्थता वक्र बनेगा वो किस प्रकार से बनेगा? इस प्रकार से बन जाएगा। और यदि कम संतुष्टि मिल रही है तो वो किस प्रकार से बन जाएगा? वो भी इस प्रकार से बन जाएगा। लेकिन बनेगा ऐसा ही, किस कारण से? सीमांत प्रतिस्थापन दर के कारण से। ये एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करेंगे। किस प्रकार से? जैसा ये है, ये बन गया और ये बन जाए, ये ऐसा क्रॉस नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? ये होता है सीमांत प्रतिस्थापन दर के कारण। यदि ये क्रॉस कर जाएंगे तो इस बिंदु पर क्या होगा कि जो उपभोक्ता है, जो दोनों ये जो बिंदु है जहां पर क्रॉस कर जाएगा तो वहां पर फिर क्या होगा? और यहां पर देखिए
ये नतोदर हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, ये ऊपर की तरफ जा रहा है तब जाके क्रॉस कर रहा है, तो वो सही नहीं बनेगा। उसमें उपभोक्ता के जो बिंदु हैं वो गलत हो जाएंगे। जो भी वो ले रहा है, क्या ले रहा है, जो संयोग सिलेक्ट कर रहा है उन संयोगों में उसके चुनाव करने में गलती होगी, इस कारण से ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो ये हमें तो सिर्फ इतना ही लिखना है कि तटस्थता वक्र कभी एक दूसरे को नहीं काटते हैं, क्योंकि जो घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन दर का सिद्धांत है वह उन पर लागू होता है। इस कारण से ये एक जैसे बनते हैं, भले ही संतुष्टि का स्तर अधिक हो या कम हो। यदि अधिक होगा तो दाईं तरफ ग्राफ बनेगा और यदि कम होगा तो बाईं तरफ ग्राफ बनेगा। इसके बाद दाईं ओर का तटस्थता वक्र संतुष्टि के अधिक स्तर को प्रदर्शित करता है। अधिक स्तर को मतलब कि ये जो हमने ग्राफ बनाए हैं, ये देखिए ये हमारे 4 बन गए हैं, तो ये तो हो गया IC1 और ये IC2 और ये IC3 और ये IC4। अब ये क्या कह रहा है कि दाईं ओर का जो तटस्थता वक्र है, मतलब कि ये वाला चौथा वाला जो सबसे दाईं ओर है, ये हो गया दाईं तरफ जा रहे हैं, और यदि हम इस तरफ आएंगे तो ये किस तरफ जाएगा, बाईं ओर जाएगा। तो दाईं ओर का जो रहता है वो अधिक संतुष्टि को प्रदर्शित करता है, और जो सबसे बाईं ओर रहता है वो कम संतुष्टि को। जो ये वाला वक्र है ये अधिक संतुष्टि को प्रदर्शित करेगा। इससे क्या होगी, मतलब ये देखा जाता है कि इससे उपभोक्ता को अधिक संतुष्टि मिल रही है, और जो मूल बिंदु की तरफ होता है, बाईं ओर होता है, उससे क्या रहता है कि ये कम संतुष्टि को प्रदर्शित करता है। किसको करता है, कम संतुष्टि को। तो ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं, तो इनको ध्यान रखना है। इसके बाद आ जाइए, दो वक्रों के बीच अनेक तटस्थता वक्र हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि दो वक्रों के बीच अनेक तटस्थता वक्र इसलिए हो सकते हैं क्योंकि जो वस्तुओं के संयोग हैं वो उनकी मात्रा के अनुसार कई सारे हो सकते हैं, कई हो सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर 20 है, यदि यहाँ पर 1 बढ़ाया तो इसका दूसरा संयोग भी बन सकता है। जैसे यहाँ इकाइयाँ 5 घटा दी हैं, मान के चलिए यदि वस्तु की कीमत के आधार पर क्या कर ले, इकाइयाँ 2 ही कम हों, तो फिर अलग से हमारे संयोग निकल के आएंगे, तो उन संयोगों का अलग से एक ग्राफ बनेगा। तो एक इसके बीच में और इसके बीच में और कई सारे तटस्थता वक्र बन सकते हैं, ये हमें लिखना है। इसके बाद आ जाते हैं, एक्स या वाई अक्ष को स्पर्श नहीं करते। जो तटस्थता वक्र होते हैं या उदासीन वक्र होते हैं, वह ना ही ये वाली वाई अक्ष है हमारी, और ये हमारी एक्स अक्ष है, इन दोनों को ना ही एक्स अक्ष को कट करेंगे और ना ही वाई अक्ष को कट करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि यदि यहाँ पर बिंदु आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, जो भी वह आय इस पर लगा रहा है वस्तु पर, उस पर क्या माना जाएगा, वो केवल बाय वाली वस्तु का ही उपभोग कर रहा है। और यदि यहाँ पर कट कर दिया तो इसका मतलब क्या होगा कि उपभोक्ता केवल एक ही वस्तु यानी एक्स वस्तु का उपभोग कर रहा है, इसलिए इसको नहीं काटते। और तटस्थता वक्र बना रहा है हम 2 या 2 से अधिक वस्तुओं के संदर्भ में। जब एक ही वस्तु के संदर्भ में कर रहा है तो फिर ये कट कर सकता है, लेकिन अधिक वस्तुओं के संदर्भ में कर रहा है तो नहीं करेगा। तो ये इसकी विशेषता है। तो हमेशा 2 वस्तुओं या 3 वस्तुओं के संदर्भ में बनाया जाता है, इसलिए ये एक्स अक्ष को या फिर वाई अक्ष को कट नहीं करते हैं। तो ये इसकी मुख्य विशेषताएं हैं, तो ये भी हमें याद कर लेनी है और परीक्षा में लिखनी है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है सीमांत प्रतिस्थापन दर और तटस्थता वक्र की विशेषताएं। इसके बाद एक पॉइंट हमारा और रह जाता है जिसको हम बोलते हैं बजट रेखा। बजट रेखा और उपभोक्ता संतुलन, ये सभी हम अब अगली क्लास में समझेंगे, दोनों बिंदु। तो सीमांत प्रतिस्थापन दर को भी ध्यान रखना है, तटस्थता वक्र को भी ध्यान रखना है, इसकी विशेषता को भी ध्यान रखना है। अभी जो बजट रेखा हम पढ़ने वाले हैं उसके द्वारा और जो तटस्थता वक्र है उसके द्वारा उपभोक्ता के संतुलन को समझेंगे हम अगली क्लास में। तब तक के लिए फिर ब्रेक लेते हैं, तो इसको याद रखिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।